हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। कैम टीवी पे मूल कॉन्सेप्ट कंटिन्यू था। 11th स्टैंडर्ड का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसका हमने सबसे अहम टॉपिक स्टोइकोमेट्रिक पोर्शन खत्म कर दिया था। साथ में उसके कुछ न्यूमेरिकल भी देख लिए थे और अलग अलग प्रकार की जो डेफिनेशन थी हमारी, जो आइडियल गैस इक्वेशन था या तो बेसिस ऑन वॉल्यूम था, एसटीपी था या क्वांटिटी या व्हाटएवर, क्लियर। तो बहुत सारी 4-5 डेफिनेशन थी। वो सारी डेफिनेशन के बेसिस पे सम भी हमने लेक्चर के दौरान किए थे। लेकिन अगले लेक्चर के अंदर हमने न्यूमेरिकल पोर्शन मूल कॉन्सेप्ट के जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसके बेसिस पे करना चालू किया था। वो पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। इसके अंदर हम बहुत सारे दूसरे भी न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस लेक्चर के अंदर खास। दूसरी बात, सारी चीजों को नोट डाउन करते जाइएगा साथ में ही, और खुद से गिनने की भी ट्राई कीजिएगा। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट कि मूल कॉन्सेप्ट के सम गिनते वक्त मैंने आपको अगले लेक्चर में ये बात बताई थी कि मूल कॉन्सेप्ट के कोई भी सम गिनते वक्त आपको वो डेटा आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन के अंदर से कौन सा इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन आपको बनाना आना चाहिए, क्लियर। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस है जिसके इक्वेशन कोई ना कोई तरीके से बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, क्लियर। और बाकी के भी बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि यहीं से आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बाहर से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उनके जो इक्वेशन है, समझिएगा, उनके जो इक्वेशन है वो इक्वेशन थ्रू आउट आपकी टेक्स्ट बुक से ही कहीं पे निकलेंगे और मैक्सिमम निकलेंगे ऑर्गेनिक से। तो ऑर्गेनिक जो आपका है वो ऑर्गेनिक के अंदर आपको ध्यान रखना है खास, ऑर्गेनिक के जब भी इक्वेशन पढ़ रहे हो तो इक्वेशन आपको याद रखने हैं, क्योंकि वो इक्वेशन सीधे मूल कॉन्सेप्ट के अंदर टच करेंगे, क्लियर। ध्यान रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही मैं सम चालू करवा रहा हूं, सब आपने गिनना चालू कर दिया, मैंने सम समझा दिया, तो आप पहले उसको खुद से गिनने की ट्राई करो, उसके आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ, आंसर मेरा क्या आ रहा है और आपका क्या आ रहा था उसको मैच करो, और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे मूल कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आने लगा है, ठीक है ना। जैसे ही आया वैसे ही देख के रट्टा मार दोगे या उतार दोगे कॉपी के अंदर तो कोई मतलब नहीं बनेगा। पहले खुद गिनने की ट्राई करो तो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना आया है, क्लियर। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे इक्वेशन बनाना। अगर आपको ऐसा लगे कि शुरुआत में मुझे इक्वेशन नहीं आ रहा है तो मैं जैसे ही इक्वेशन बना देता हूं उसके बाद आप उस सम को गिनने की ट्राई करो, ठीक है ना। चलिए चालू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं। उस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन करने हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ गैसियस इज लिबरेटेड आफ्टर हीटिंग। देखिए अंडरलाइन भी की हुई है मैंने, आफ्टर हीटिंग ऑफ CaSO4 विद कार्बन मोनोऑक्साइड, द एंड ऑफ रिएक्शन, क्लियर ना, एंड ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन के एंड में कार्बन सल्फेट को जब हीट किया गया तब ये दोनों गैसेस लिबरेट हुए, ये दोनों गैसेस क्या हुए, लिबरेट हुए, क्लियर। तो इक्वेशन सबसे पहले आप यही से देखो, ये तो सीधी बात है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने डायरेक्ट इक्वेशन लिया है, डायरेक्ट बन जाता है ऐसा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम हार्ड सम लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा बताया गया है कि भाई सल्फर, माफ कीजिए, कैल्शियम सल्फेट को जब मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंटेशन में हीट करता हूं, क्लियर, ये डेल्टा की साइन है जिसको हीट की साइन भी कहते हैं, आप 10th में पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े हो तो देख लो, क्लियर। तो क्या निकलता है यहाँ पे, लिबरेट क्या, कौन कौन से गैसेस लिबरेट हो रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस लिबरेट हो रहे हैं। एक और चीज भी यहाँ पे निकलती है, बस वही आपको ध्यान देना है, वही आपको क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि कैल्शियम का सल्फेट है। तो मैंने आपको, मेरे जो 10th के वीडियो है वो आप देखे तो भी आपको पता चलेगा, 10th की केमिस्ट्री में मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट या अलग अलग प्रकार के फॉस्फेट, उसको जब आप ब्रेक डाउन करते हो तो जनरली केसेस के अंदर उसके ऑक्साइड निकलते हैं, और वो जनरली केसेस, हर एक में नहीं बोल रहा हूं, जनरली केसेस में निकलते हैं ऑक्साइड। ये एक केस में से, उन केस में से एक है, जैसे कि यहाँ पे सल्फेट है तो यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्साइड निकलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्लियर। तो देखिए कितना अहम रहता है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन के ऊपर से ही मोल कॉन्सेप्ट डिसाइड होता है, इक्वेशन के ऊपर से ही स्टोइकियोमेट्री डिसाइड होती है, और उसी के डिपेंड्स पे ही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिसाइड होते हैं, और उन्हीं से तो आंसर लाया जाता है। तो आपको इक्वेशन बनाना अच्छी तरीके से आना चाहिए बच्चों। चलिए मैंने इक्वेशन बना दिया है, अब जिन बच्चों को खुद से करना है वो लोग वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और खुद से गिनने की ट्राई कीजिए क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, क्लियर। और फिर जैसे ही मैं इस क्वेश्चन को पूरा करूं वैसे ही आप आगे जाके उस आंसर को इस आंसर के साथ मैच अप कर दीजिए। चलिए हमारा इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन बनाने के बाद आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, हमारा इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में है या नहीं है उसको चेक करना है। चलिए बैलेंस कंडीशन में है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है बैलेंस, सल्फर 1 है, सल्फर 1 बैलेंस, ऑक्सीजन 4 और 1 5 है, 2 2 4 और 1 5 बैलेंस, 1 कार्बन, यानी कि हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस कंडीशन में है, ठीक है ना। बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसे इक्वेशन होंगे जिसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले तो इक्वेशन लिखिए, बना के लिखिए, उसको बैलेंस करिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप
उस इक्वेशन को लिख रहे हो, जब आप उस इक्वेशन को बना रहे हो तब वो इक्वेशन लिखने के बाद, समझिए वो इक्वेशन लिखने के बाद अगर बैलेंसिंग नहीं हो रहा है तो स्पार्क होना चाहिए कि आपने कहीं पे इक्वेशन में कुछ ना कुछ रॉन्ग किया है, तो भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पा रहा होगा, वरना इक्वेशन आसानी से बैलेंस हो जाए। क्लियर? तो इस बात को भी माइंड में रखिएगा और जो भी बोल रहा हूं उसको साथ में ही नोट डाउन करते जाइएगा बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आधा क्वेश्चन पढ़ा था हमने, आधा क्वेश्चन के ऊपर से इक्वेशन बना दिया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, उसका वॉल्यूम एसटीपी पे दिया हुआ है। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम हमारे पास 44.8 लीटर, 44.8 लीटर एट एसटीपी पे दिया हुआ है वॉल्यूम। फाइंड आउट द वेट ऑफ CaSO4, वेट ऑफ CaSO4 का वेट आपको ढूंढना है। क्या ढूंढना है? CaSO4 का आपको वेट ढूंढना है, समझिएगा CaSO4 का वेट आपको ढूंढना है, ये जो है उसका वेट आपको ढूंढना है। मुझे बताइए वेट ढूंढने के लिए आपको पहली डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी। देखिए अब सारे सम मर्ज हो रहा है ना, ध्यान रखिएगा सारे सम अब मर्ज हो रहा है हर एक डेफिनेशन के साथ। क्लियर? देखिए वेट ढूंढने के लिए आपको मोल ढूंढना पड़ेगा, मोल ढूंढने के लिए आपको मोल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखना आना चाहिए। मैंने आपको सिखाया था, हर एक के लिए आप लिख सकते हो, लेकिन जिसकी जरूरत है उसी को लिखो। यहाँ पे देखिए हमें इन दोनों की जरूरत है, इसलिए मैंने राउंड कर दिया उसके ऊपर। इन दोनों की जरूरत है तो उन दोनों का ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे, जो इक्वलाइज पे बैठेगा। क्या है, क्या होगा वो होगा मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट। क्या? मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं, आगे तो 1 तो है ना, आगे कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे भी आगे कुछ नहीं मतलब 1, इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रेडी? यानी इसके ऊपर से इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं हम, नीचे का डिवाइड का 1 नहीं लिखो तो भी चलता है, मतलब कि n मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर? देखिए बहुत सी कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपको आसानी से दिमाग में बैठ जाएगी, लेकिन ध्यान रखेंगे तो मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट इज इक्वल टू मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखिएगा खास। नाउ नेक्स्ट वन is liberated after the heating of the CaSO4 with CO the end of the reaction, volume of CaSO4 get at STP, वॉल्यूम हमको दे दिया है, कितना वॉल्यूम हमको दे दिया है 44.8 लीटर एट STP, 44.8 लीटर हमें दे दिया गया है वॉल्यूम। अब देखिए मोल ऑफ CaSO4, मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो आप लोग सल्फर डाइऑक्साइड के मोल उसका फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर ना? क्यों सल्फर डाइऑक्साइड लिखा मैंने, क्योंकि डेटा मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड का था, जिसका डेटा है उसी का लिख सकते हैं ना। चलिए मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, मोल का फॉर्मूला बताइए, मोल का फॉर्मूला बताइए, वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी किसका, जिसका ढूंढ रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी वोल्ट डिवाइड बाय, समझिएगा क्या, वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी वोल्ट डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर। क्लियर ना? ये हमारा फॉर्मूला था मोल का। देखिए फॉर्मूला याद रखना है आपको खास, जिन्होंने ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा, जो आगे के 5 वीडियो नहीं देखे, पहले वो आगे के 5 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको ये सारी बातें पता चलेगी। चलिए मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर। चलिए वॉल्यूम एट एसटीपी दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम 44.8 लीटर, 44.8 लीटर और डिवाइड बाय 22.4 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए सीधा कट गया ये तो किससे, 2 से, मतलब कि मोल मिल गए सल्फर डाइऑक्साइड के, मोल मिल गए, कितने मोल आ गए 2। अब सल्फर डाइऑक्साइड के मोल 2 आ गए, तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट भी क्या आ जाएंगे 2, क्योंकि वो दोनों तो क्या है इक्वल। देखिए ये स्टोइकियोमेट्री का यूज है, ये स्टोइकियोमेट्री का यूज है, बहुत ही काम में आएगा ये बात, ये आपने गिन लिया तभी तो पता चला कि इसका मोल ये है। अब तो सीधी बात है कि भाई मोल ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू, वेट ढूंढना है, क्या ढूंढना है, वेट ढूंढना है, तो वेट इन द टर्म्स ऑफ वेट, पहला लेक्चर याद कीजिए, दूसरा लेक्चर सॉरी जिसमें हमने वेट पढ़ा था, मैं वेट के डिफरेंस पे कौन सा उसका डेफिनेशन बन रहा है, क्या वेट ऑफ CaSO4 अपॉन
मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4। क्लियर ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4। चलिए मोल ऑफ CaSO4 तो पता है कितना है 2, सामने वेट ऑफ CaSO4 वो तो मुझे ढूंढना है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaSO4 तो मैं यहाँ पे साइड में गिन लेता हूँ। CaSO4 का मॉलिक्यूलर मास पहले तो Ca का कितना आ जाएगा 20 प्लस सल्फर का कितना आ जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 16 4 जा 64। क्लियर ना, 16 4 जा 64। क्लियर। चलिए 6 4 2 6 3 9 9 1 यानी 116 कितना आ जाएगा 116। रेडी, मॉलिक्यूलर मास मिल गया 116। इसको यहाँ पे मल्टीपल कर दो सामने, तो 116 into 2 232 ग्राम, 232 ग्राम मिल गया। क्या वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट, क्या हो गया वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट मिल गया। आ गया कितना वेट ऑफ कैल्शियम सल्फेट मिल गया 232 ग्राम। अब आप लोग अपने आंसर को एक साथ मैचअप करवाइए। क्या आ गया आंसर? जिस जिनका आ गया है उन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि किस तरीके से मोल को कैलकुलेट किया जाता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को यूज किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत से वैरायटी वाले सब हमें पढ़ने हैं। ध्यान रखिएगा, सारी बातों को खुद से गिनने की ट्राई कीजिएगा और हर एक का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो मुझे पता चले कि आप लोग को कितना आ रहा है। ठीक है ना, आप जो मैं आपको दे रहा हूं, जो सॉल्व कर रहा हूं, आपके अंदर उतर रहा है या नहीं उतर रहा है, तो मुझे पता चलना चाहिए। क्लियर। और बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली ये काम करना है आपको। ये जो आंसर आप लेके आते हो गिनने से पहले वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसके बाद आंसर लेके आइए। फिर आप लोग पीछे ऐसा हो तो लिखिए भी सही सर मेरा आंसर आ गया, देन तो परफेक्ट, या मैं रॉन्ग हूं या राइट हूं। बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि आप आगे जाके जो भी JEE मेन या नीट क्रैक करने वाला उसके अंदर ऐसे क्वेश्चन सीधे आते हैं या स्टेट बोर्ड में भी सीधे पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो आपके लिए ही करना है, जो भी पढ़ना है आपके लिए पढ़ना है। राइट, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ले लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 10 ग्राम of MgCO3 heated, then find out the weight of MgO, then find out the weight of MgO। MgO का वेट ढूंढना है। सबसे पहले इक्वेशन लिख दीजिए, MgCO3 को हीट किया, आप लोग को बताया हुआ है, मैंने सिखाया हुआ भी है। जब भी कभी कोई कार्बोनेट को ब्रेक करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्लियर ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, साथ में जो ऑक्साइड बचा हुआ आ जाएगा, किसका ऑक्साइड आ जाएगा मैग्नीशियम का। क्लियर, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। देखिए MgO और क्या MgCO3, तो हमें उसी के बारे में ध्यान देना है, एक MgCO3 और एक MgO। क्लियर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने हर वक्त बताया है, पहले खुद से गिनिए, आंसर लिखिए और फिर मैचअप कीजिए खुद से, तो ये आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मोल ऑफ MgCO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ MgCO3 एंड मोल ऑफ MgO divided by stoichiometric coefficient of MgO. Clear? Now, so we can say the mole of MgCO3 is equal to mole of MgO. Ready? चलिए मोल ऑफ MgCO3 ढूंढ लेते हैं सीधा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट मिल रहा है हमें। मोल ऑफ MgCO3 is equal to मोल ऑफ MgCO3 is equal to given mass कितना है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, W of MgCO3 divided by molecular mass of MgCO3। क्लियर। चलिए MgCO3 का जो वेट दिया गया, कितना वेट हमें दिया गया है 10। मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgCO3 साइड में ढूंढ लेते हैं। MgCO3 का मॉलिक्यूलर मास Mg का कितना होगा 24 प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 3 जा। रेडी। क्लियर। देख लीजिए एक बार क्या किया है, पहले मैग्नीशियम का, कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का। ये चीज भी हमने थर्ड लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दी। क्लियर। 8 2 10 4 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। 84 10 डिवाइड बाय 84 10 डिवाइड बाय 84। चलिए मिल गया, क्या मिल गया 10 डिवाइड बाय 84 मोल्स ऑफ MgCO3। मोल्स ऑफ MgCO3। चलिए MgCO3 के मोल मिल गए। क्लियर। रेडी। MgCO3 के मोल मिल गए। कट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फाइनल आंसर नहीं है। एक और बात हाँ ये भी बता दूं, जब तक फाइनल आंसर नहीं आता तब तक कट नहीं करोगे तो चलेगा, क्योंकि आगे ना आगे जाके कहीं ना कहीं वो कट भी हो सकता है। चलिए जिसके जितने मोल MgCO3 के उतने ही मोल किसने हैं MgO के, क्योंकि हमें तो उसका वेट ढूंढना है ना। क्वेश्चन में देखो वेट ऑफ MgO कहा गया है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। MgO के मोल इज इक्वल टू MgO का वेट जो हमें ढूंढना है, वेट ऑफ
मैग्नीशियम ऑक्साइड डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO। ठीक है, चलिए ये तो दिया है, कितना है ये रहा 10 डिवाइड बाय 84 एंड वेट ऑफ MgO तो हमें ढूंढना है वेट ऑफ MgO डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ MgO, सीधा लिखिए कर सकते हो 24 प्लस 16, क्लियर ना, ऑक्सीजन का 16 और सीधा मैग्नीशियम का 24, यानी कितना आ जाएगा 16 प्लस 24 टोटल आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, क्लियर। चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा आंसर आ जाएगा यहाँ से क्या, वेट ऑफ MgO इज इक्वल टू 10 इंटू 40, मतलब सीधा लिख सकते हैं 400 डिवाइड बाय 84, इसको अलग कर दो 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 84, 4 से कट कर दो 21, क्लियर ना, 21 4 द 84, 100 डिवाइड बाय 21 ग्राम, क्लियर। आगे आप कैलकुलेट कर सकते हो खुद, वेट ऑफ MgO, चलिए मिल गया इतने ग्राम, सिंपल, रेडी। तो ये आपको सीधा मिल गया, आ गया कि भाई हमारा जो MgO का वेट था वो इतना आ गया। आप मैचअप कीजिए आंसर को। यहाँ पे एक और बात मैं आपको समझाता हूँ, यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता कि ये अलग क्वेश्चन हो गया, अलग से एक सम हो गया जो इसी के अंदर हो जाएगा, 10 ग्राम of MgCO3 is heated, 10 ग्राम of MgCO3 is heated, then find out the weight of MgO, उसकी जगह पे ऐसा पूछा गया फाइंड आउट द वेट लॉस्ट, क्या पूछा गया, फाइंड आउट, इसकी जगह पे पूछा जाता अगर फाइंड आउट द वेट लॉस्ट, कितना वेट लॉस्ट हुआ, मतलब कितना कम हुआ। देखिए अब समझिए, ये थोड़ा ट्विस्ट हो गया और कुछ नहीं है, MgCO3 था, उसमें से कितना वेट लॉस्ट हुआ, यानी कि MgO बचा तो कितना निकल गया, तो कौन निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो अब जो कंपैरिजन होगी वो किसकी होगी, MgCO3 और CO2 की। आंसर यही आएगा, यही मींस या स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वही रहेंगे, आगे जाके कोई ना कोई चेंज आएगा, बराबर, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास वगैरह यहां पे बदल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, और होमवर्क पे कीजिएगा, इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में, क्या कि अगर यही क्वेश्चन है, आखिर में मैं कर देता हूं कि वेट लॉस्ट कितना हुआ वो ढूंढो, यही क्वेश्चन, लेकिन वेट लॉस्ट कितना हुआ वो ढूंढो। तो किस तरीके से ढूंढोगे, यही चीज मैं आपको हिंट देता हूं सिर्फ, क्या मोल ऑफ MgCO3 upon 1 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हियर मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाय 1, व्हाई, CO2 हमारा वेट लॉस है, ये हमारा वेट लॉस है ना, CO2 निकल गया, ये वेट लॉस करवा रहा है, कितना वेट लॉस हुआ, तो जितना CO2 निकला उतना वेट लॉस हुआ, क्या, जितना CO2 निकला उतना वेट लॉस हुआ। समझिएगा, मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही डीप है, अगर आप जितना अंदर घुसोगे, जितना आप याद रखोगे उतना कम है, लेकिन यहाँ पे कोई ना कोई ऐसे वर्ड है जो चेंज हो जाते हैं और आपका आंसर कुछ और निकल के आता है। तो जितना आप खुद से इसको सॉल्व करोगे उतना आप जी के अंदर और मेंस के अंदर अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे, क्लियर। तो ध्यान रखिए, क्या यहाँ पे अगर दिया जाता है वेट लॉस ढूंढिए, तो उसका आंसर लेके आइए, कितना आंसर आता है, और उस आंसर को मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताइए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। आफ्टर हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट 5.6 लीटर, डेटा समझिएगा खास, after heating sodium bicarbonate 5.6 liter of carbon dioxide gas is liberated at STP, then find the weight of sodium bicarbonate at the end of reaction, clear। क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए अच्छी तरीके से इक्वेशन क्या बनाना है। देखिए आफ्टर हीटिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, तो पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3, पढ़ के आए हो 10th के अंदर, इसके प्रिपरेशन भी आ गई थी, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर ना, NaCO3, वो माफ कीजिए बेकिंग सोडा भी कहा जाता है, हाँ यहाँ पे अगर ऐसा कहा जाए बेकिंग सोडा तो भी दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि भाई बेकिंग सोडा मतलब ही क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लियर ना, बेकिंग सोडा मतलब ही क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सो 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस 5.6 लीटर आपको बता दिया गया है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड एट एसटीपी, देन फाइंड आउट द वेट ऑफ, इसका मुझे वेट ढूंढना है सोडियम बाइकार्बोनेट का, क्लियर। चलिए, तो इसको मैं हीट करता हूं सबसे पहले तो जिन बच्चों ने 10th के अंदर इसको प्रॉपर्ली पढ़ा उनको पता ही है कि इसको हीट करने से हमें क्या मिलता है, सबसे पहले तो हमें मिलता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, दूसरा कार्बोनेट ब्रेक हुआ है, मतलब क्या मिलेगा,
वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर ना? तो इक्वेशन बनाना आपको जितना जल्दी आएगा उतना ही जल्दी आप उसको सॉल्व आउट कर पाओगे। क्लियर? चलिए इक्वेशन बन गया है। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी, सेकंड थिंग क्या थी, इसको बैलेंस कीजिए वरना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उल्टे आएंगे। चलिए बैलेंस कर देते हैं। सोडियम 1 सोडियम 2 बैलेंस करो इसको, सबसे पहले कर दिए। चलिए हाइड्रोजन 2 बैलेंस है, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, 3 प्लस 1 5 2 3 2 5, यहाँ पे क्या हो गया 6 बैलेंस। क्लियर ना? 3 6 2 कार्बन 1 कार्बन 2 बैलेंस, 2 हाइड्रोजन बैलेंस। क्लियर ना? मतलब कि सब बैलेंस हो गया। कब? जब हमने आगे क्या मल्टीपल कर दिया 2। अब सोचो आप लोग, एक बात सोचो, अगर बैलेंसिंग ना किया होता और फटाफट से ऐसे ही आगे बढ़ गए होते तो आंसर तक पहुंचते ही नहीं पहुंचते ना। सही बात है। तो शांति से कीजिए, सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप करना सीखिए। चलिए अब क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ढूंढना है। क्या? वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ढूंढना है। कितना गैस लिबरेट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 5.6 लीटर। मतलब कि किसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है, इसका और एक इसका। मतलब कि हम लिखेंगे क्या, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखेंगे क्या, मोल ऑफ NaHCO3 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल ना? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये दोनों इसके डिवाइड में 1 है तो इसको 2 को सामने मल्टीपल में कर सकता हूं। मतलब कि मुझे मिल गया मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 2 इंटू मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। चलिए क्योंकि मोल के ऊपर से वेट आता है ना, ऐसा एक सब हमने आगे गिन लिया। चलिए वेट ऑफ कार्बन, माफ कीजिए, वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ढूंढना है, लेकिन उसके लिए रिलेशन क्या दिया गया है, ये। तो सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, जिसका बताया गया है। क्या बताया गया है? दिस गैस इज लिबरेटेड, so मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू, समझिएगा क्या, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इक्वल टू डेफिनेशन इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है। सही बात है। अब धीरे धीरे आपको सब कुछ क्लियर होने लगेगा। मोल इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम एट एसटीपी। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आगे के लेक्चर जिन्होंने नहीं देखे हैं उनको ये लेक्चर में कुछ पता नहीं चलेगा, आगे का सब कुछ पता होना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप किया है मैंने पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 लीटर, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। चलिए वॉल्यूम एट एसटीपी, कितना वॉल्यूम दे दिया गया है? वॉल्यूम दे दिया गया 5.6 लीटर, 5.6 लीटर डिवाइड बाय 22.4। देखिए पॉइंट तो हट जाएगा, सीधा डेसिमल 10 कट हो जाएगा, 56 4 हो जाएगा, यानी डिवाइड बाय 4 आ जाएगा 1/4। सो मोल ऑफ CO2 वो मिल गया कितना, 1/4। CO2 का मोल कितना आया, 1/4। इसको यहाँ पे रख दीजिए तो इसका मोल मिल जाएगा। सही है ना? डायरेक्ट मिल जाएगा। कैसे? देखिए मोल ऑफ NaHCO3 is equal to 2 into 1/4 means 1/2. So mole of NaHCO3 कितना मिल गया, उसका मोल मुझे मिल गया 0.5, मतलब 1/2। क्लियर? 0.5 मोल मुझे मिल गया उसका। सही है ना? चलिए अब ढूंढना क्या है, वेट ऑफ इसका मोल मिल गया, इसका वेट ढूंढना है। सीधा डेफिनेशन है, मोल ऑफ any particular compound is equal to weight of that compound divided by molecular mass of that compound। क्लियर ना? बहुत बार यूज किया ये फॉर्मूला का तो हमने। सही है। चलिए उसका वेट, मोल है, पहले तो उसको लिख देते हैं 1/2। वेट उसका हमें ढूंढना है, वेट ऑफ NaHCO3। मॉलिक्यूलर मास उसका साइड में यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ। जैसे सोडियम का है 23, हाइड्रोजन का है 1, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 40, वैसे 16 है लेकिन 3 से मल्टीपल हो जाएगा 48। क्लियर? 8 9 10 11 14 84। चलिए आ गया, कितना आ गया ये, 84 आके रुक गया, 84। इसको सामने मल्टीपल कर दीजिए, मतलब कि
84 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वेट ऑफ NaHCO3। चलिए 2 से कट कर दीजिए, 4 2, यानी weight of NaHCO3 is equal to 42 grams। 42 ग्राम। चलिए हो गया सिंपल। क्या करना था हमें? वेट ढूंढना था। वेट ऑफ क्या ढूंढना था? वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। आ गया वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। मैचअप कीजिए इसको कमेंट सेक्शन में, जो आपने आंसर लिखा है उसके साथ। रेडी? देखिए इतना कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन डेटा को आइडेंटिफाई कीजिए और आराम से आंसर आप निकल के ले आओगे। क्लियर ना? सारी बातों को तरीके से देखिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं ना। देखिए थोड़ा अलग से क्वेश्चन ले लिया है यहाँ पे, ये भी आईपी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा खास। 98 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। देखिए बताया गया है ब्रैकेट में टेम्परेचर भी बताया गया है, कभी-कभी टेम्परेचर काम का होता है। 300 डिग्री सेल्सियस, देन फाइंड आउट द वेट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब देखिए यहाँ पे तो आपको इंग्लिश बनाना आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने मेटाफॉस्फोरिक एसिड को देखा ही नहीं है, पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप पूरा सिलेबस पढ़ लोगे, तब आपको ये बातें क्लियर होने लगेंगी। मोल कॉन्सेप्ट 12th के एंड तक याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि इसको क्वेश्चन सीधे जेडब्ल्यू मेंस में आते हैं, बराबर। तो फॉस्फोरिक एसिड बनाना है, माफ कीजिए फॉस्फोरिक एसिड था, उसमें से मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। क्या करना है? फॉस्फोरिक एसिड मेरे पास था, उसमें से मुझे मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाना है। तो क्या करूंगा? मेरे पास फॉस्फोरिक एसिड है, देखिए H3PO4, इसका फार्मूला तो आपका आता है, क्लियर ना, 10th के अंदर आ गया है ये। फॉस्फोरिक एसिड में से फॉस्फोरिक एसिड को सबसे पहले तो हीट किया है, तो हीट करने से बना क्या है? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला है HPO3। क्या है? HPO3 ना, याद रखिएगा खास, ये क्या है, किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, इसको याद कर लीजिए। क्लियर? इसलिए ऐसे वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं जो काम के हैं। सो H3PO4 उसको हीट किया तो साथ में वाटर लिबरेट हो गया। क्लियर ना? H3PO4 है, फॉस्फोरिक एसिड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, तो उसका मुझे क्या मिल गया है यहाँ पे? पहले तो उसका ऑक्साइड मिल गया है और फिर वहां से वाटर के मॉलिक्यूल अलग हुआ है। चलिए अब देखिए इसको सबसे पहले तो बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस है कि नहीं वो चेक कीजिए। H3 यस बैलेंस, यस, फिर फास्फोरस 1 1, ऑक्सीजन 4 3 1 4 बैलेंस। क्लियर? यानी कि कंडीशन जो हमारी है वो कंडीशन क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन है। अब हमें 98 ग्राम दिया गया है, क्या? 98 ग्राम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, मतलब की बात चल रही है इसकी, और ढूंढना है इसको, मतलब कि इन दोनों के बीच का रिलेशन लेना है। रेडी? अप्लाई करो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वाला जो हमारा मेथड है वो, मोल ऑफ H3PO4 डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H3PO4 एंड मोल ऑफ HPO3 divided by stoichiometric coefficient of HPO3, stoichiometric coefficient of HPO3, बराबर। सॉरी stoichiometric coefficient डायरेक्ट लिख देते हैं 1, जो भी है वो तो बताया ना, आगे कुछ नहीं, मतलब stoichiometric coefficient क्या आएगा? 1। चलिए मतलब कि इनडायरेक्टली ये चीज क्लियर हो गई कि मोल ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू मोल ऑफ HPO3 आएगा। रिलेशन किसका दिया गया है? रिलेशन दिया गया है किसका? फॉस्फोरिक एसिड का। तो पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या? मोल ऑफ H3PO4, मोल ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H3PO4, वेट ऑफ H3PO4 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। रेडी? चलिए मोल ऑफ H3PO4, ये दोनों तो है ही साथ में, मोल ऑफ H3PO4, क्लियर। और उसके लिए हमें H3PO4 का जो वेट है वो दे दिया गया है, तो वो हम ढूंढ लेते हैं। कितना दे दिया गया है? 98। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 साइड में ढूंढ लेते हैं। H3PO4 का मॉलिक्यूलर मास 3 प्लस फॉस्फोरस का हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 64। क्लियर ना? 4 और 8 या 98। चलिए ये भी 98 ही आ रहा, सही है। 1। चलिए कितना आ गया? सीधा हो गया मोल ऑफ H3PO4 कितना हो गया? 1 मोल हो गया। मोल ऑफ H3PO4 कितना हो गया? सीधा 1 मोल आ गया। सेम थिंग देखिए यहाँ पे इसका मोल मिल गया, तो वही किसका मोल होगा? मेटाफॉस्फोरिक एसिड का।
है ना, जो मोल, यहाँ पे हमने वो चीज क्लियर कर दी ना, जो मोल फॉस्फोरिक एसिड के है वही मोल मेटाफॉस्फोरिक एसिड के है, और मेटाफॉस्फोरिक एसिड का वेट ढूंढना है। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड का मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर। चलिए इसके मोल तो कितने हैं 1, इसका जो वेट है वो तो मुझे ढूंढना है HPO3 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ HPO3। HPO3 का मोलिकुलर मास कितना दिया हुआ है, मोलिकुलर मास मुझे बताया गया है कितना, मैंने ढूंढ लिया उसका, नहीं बाकी है, चलिए साइड में ढूंढ लेते हैं। HPO3 13116 सॉरी 3 है 48 0 180, चलिए ये आ गया है 80, यानी कि वेट ऑफ, सामने मल्टीपल कर दीजिए, वेट ऑफ HPO3 आ गया कितना 80 ग्राम, कितना आ गया 80 ग्राम। समझ में आई बात, जितने जिसके मोल है उसी हिसाब से आ रहा है। इसके जो मोल थे वही मोल, इसके जो मोल थे वही मोल इसके है, और इसके डिपेंड्स पे इसका जो मॉलिक्यूलर मास का जो वेट था वही इसका मॉलिक्यूलर मास बना, वैसे ही इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वही इसका वेट बनेगा। डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्लियर ना, ये सब जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप डायरेक्ट धीरे धीरे ये चीज सीखोगे आप, जिसका मूल 1 है, डायरेक्ट टाइम वेस्ट ना करना हो, तो जिसका मूल 1 है उसका मॉलिक्यूलर मास ये है, तो सामने वाले का अगर मोल 1 है तो उसका भी मॉलिक्यूलर मास वही होगा जो उसका वेट है। मतलब कि वेट और मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे क्या होंगे, सेम। यहाँ पे भी वेट और मॉलिक्यूलर मास क्या होंगे, सेम। सही में समझ में आ गया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले लीजिए। तो वही वैरायटी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान रखिए। आगे क्वेश्चन में मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ था 300 डिग्री सेल्सियस, क्लियर, तब मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया क्योंकि उसका कुछ काम नहीं था। यहाँ पे काम है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है 600 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये दोनों बातों को आप लोग नोट डाउन कीजिए साइड में, कि जब भी कभी फास्फोरस एसिड को 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ये एक्सेप्शन केस है, मैंने कहा था कुछ एक्सेप्शन केसेस आएंगे, वो ये है क्या, कि फास्फोरस एसिड को जब 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम हीट करते हैं तो वो मेटाफॉस्फोरस एसिड देता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड देता है सॉरी, और जब हम उसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, क्या, जब हम उसको 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हम हीट करते हैं तब वो फास्फोरस पेंटॉक्साइड देता है। मैंने ये बात क्वेश्चन में लिख दी है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में देंगे नहीं, आपको इस टेम्परेचर से आइडेंटिफाई करना रहेगा कि 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेरी प्रोडक्ट है HPO4 प्लस वाटर, और 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मेरी प्रोडक्ट है P2O5 प्लस यानी फास्फोरस पेंटॉक्साइड प्लस वाटर। क्लियर, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसको साइड में नोट डाउन कर दीजिए, ये एक एक्सेप्शन केसेस के अंदर आता है, और जहां जहां केमिस्ट्री होगी वहां वहां एक्सेप्शन होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए 196 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड हीटेड, सबसे पहले फास्फोरिक एसिड को हीट कर दिया है, यानी H3PO4 उसको हीट कर दिया है, कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट किया है 196, तो वही लिख देते हैं डिग्री सेल्सियस। अगले जो हमने इक्वेशन लिखा था उसमें हीट लिख दिया था, वहां आप 300 डिग्री लिख दीजिएगा, यहाँ पे सॉरी दिया गया, माफ कीजिए 600 डिग्री, मतलब कि हाई टेम्परेचर, आप डेल्टा लिख सकते हो, डेल्टा की साइन का मतलब ये है एक्सट्रीम हीट। चलिए H3PO4 में से बना है फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 प्लस वाटर एज इट इज है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन को बैलेंस कंडीशन में लेके आइए, बैलेंस कंडीशन में इक्वेशन को लेके आइए। चलिए सबसे पहले फास्फोरस 1 है, यहाँ पे फास्फोरस 2 है, तो यहाँ 2 कर देता हूँ मैं, 6 3 2 6, यहाँ पे एक ही है तो यहाँ 2 ही है, 3 करना पड़ेगा। चलिए 4 2 8, 3 + 5 8। चलिए इक्वेशन बैलेंस कंडीशन में आ गया है, ध्यान रखिएगा, बैलेंसिंग मेन रहेगा, बैलेंसिंग के ऊपर ही सारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिपेंड करेगा। चलिए अब रिलेशन फास्फोरिक एसिड फास्फोरस पेंटॉक्साइड, सो moles of H3PO4 divided by stoichiometric coefficient of H3PO4 is equal to moles of P2O5 divided by stoichiometric coefficient of कुछ नहीं मतलब 1 P2O5, 2 को सामने मल्टीपल कर दीजिए, मतलब कि moles of H3PO4 is equal to 2 into moles of P2O5,
क्लियर, समझ में आई बात। चलिए अब देखिए मोल्स ऑफ H3PO4 मोल्स ऑफ P2O5 इसको तो रिलेशन में ला दिया। अब हमें ये उसका वेट दे दिया गया। अब जो आपने में सम किया था वही सम है, सिर्फ डेटा थोड़ा बहुत चेंज हुआ। क्या मोल्स ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू वेट ऑफ H3PO4। ध्यान रखिएगा ऐसे ही क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, मेंस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, सीधे बच्चे लिख नहीं पाते। कितना इजी आप खुद सोचिए। क्लियर, इसलिए बोल रहा हूं पूरे वीडियो के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल मैंने करवाए और इवन आगे भी जब भी कभी मैं न्यूमेरिकल करवाऊं तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद गिनने की ट्राई करो, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो, तब आंसर उसके बाद सॉरी जब आंसर आप मेरा आ जाता है उसके बाद वो आंसर के साथ उसको मैचअप करवाओ, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस की हाँ अब मुझे आने लगा। चलिए वेट ऑफ H3PO4 और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। फिर ऐसा करते करते आपको कुछ बातें डायरेक्ट याद होना चालू हो जाएगा। वेट ऑफ H3PO4 कितना दिया हुआ है 196, मॉलिक्यूलर मास लास्ट टाइम ढूंढा था 98 से कट हो जाएगा 2, चलिए 2 मिल गया। मोल्स ऑफ H3PO4 कितना आ गया 2। अब इसी के बेसिस पे H3PO4 के मोल मिल गए तो इसके मोल भी मिल जाएंगे। H3 मोल्स ऑफ H3PO4 is equal to 2 into moles of P2O5। इसके मोल मिल गए कितने हैं 2, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 2 is equal to 2 into moles of P2O5 यानी कि moles of P2O5 is equal to 1। रेडी, moles of P2O5 कितना आ गया 1। अगर उसके मोल मिल गए तो अब उसका वेट भी मिल जाएगा, वेट ढूंढना है ना उसका, वेट ऑफ P2O5 मोल्स ऑफ P2O5 इज इक्वल टू वेट ऑफ P2O5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ P2O5 बराबर। चलिए मोल उसके दिए हुए है, नेक्स्ट स्टेप है इसलिए मैंने एरो किया है। मोल्स ऑफ P2O5 है 1, वेट ऑफ P2O5 ढूंढना है, मॉलिक्यूलर मास साइड में कर देते हैं P2O5 2 into 31 5 into 16 31 2 जा 62 16 5 जा 80 142 142। चलिए मिल गया अपने आप वेट मिल गया। कितना आ गया वेट अपने आप सामने मल्टीपल कर दो, वेट ऑफ P2O5 सीधा आ गया 142 ग्राम। हो गया ये सॉल्व। यहाँ पे देखिए कितना इजी है, कुछ है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है अगर आप खुद से करो तो। पर यहाँ पे आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों खास, 600 डिग्री इसको मेंशन कर दीजिए, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देन P2O5 मींस फास्फोरस पेंटॉक्साइड मींस एक्सट्रीम हीट। और अगर आपने वही चीज अगर आपने की है किसके अंदर P2O5 की जगह पे आपने 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यानी कि थोड़ा टेम्परेचर कम रखा है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा क्या मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा खास। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद एक और सम करते हैं। चलिए फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक नई वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। आफ्टर हीटिंग 17 ग्राम ऑफ AgNO3 फाइंड आउट द वेट ऑफ रेसिड्यूज फाइंड आउट द वेट ऑफ रेसिड्यूज मतलब कि जो बच गया है रेसिड्यूज। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, रेसिड्यूज नाम का वर्ड दे देते हैं। क्लियर, फाइंड आउट द रेसिड्यूज, बचा हुआ जो है उसको ढूंढिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखना सीख लीजिए। AgNO3 को हीट करना है, क्या करना है AgNO3 को हीट करना है। ये साथ में दिया हुआ है, Ag का मॉलिक्यूलर मास दे दिया है, जनरली दे देंगे टेंशन मत लीजिए। AgNO3 मैंने इसलिए आगे कहीं पे नहीं करवाया, यहाँ पे जरूरत थी इसलिए मैंने करवा दिया। AgNO3 को हम क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं AgNO3 को हम हीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक बात को आप ध्यान दीजिएगा, AgNO3 को जब आप हीट करते हो तब सिल्वर नाइट्रेट एक ऐसा सॉल्यूशन है जो नाइट्रेट को ब्रेक डाउन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों एक साथ अलग करते हैं। ऐसा एक रिएक्शन 10th में आया था अगर आपको याद हो तो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक साथ अलग होते हैं और सिल्वर जो है वो अकेला यहाँ पे अलग हो जाता है। सिल्वर जो है वो सॉलिड फॉर्म में अकेला अलग हो जाता है। बराबर, आगे जाओगे तो वैसा ही इक्वेशन आने ही वाला है जो काम का है। सो सिल्वर नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये तीन प्रोडक्ट मिलती है। तो पहले इक्वेशन लिख दीजिए खास,
उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए किस तरीके से बना हुआ है। अब क्वेश्चन के अंदर देखिए, क्वेश्चन में बताया गया है फाइंड आउट द वेट ऑफ द रेसिड्यूज जो बच गया। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये तीन चीजें बच गई, तो क्या तीनों को ढूंढना है? नहीं, एक्चुअल में ये जो दोनों है वो गैसीय स्टेट में होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, साइड से निकल जाते हैं। वो गैसीय स्टेट के होते हैं, इसलिए सॉल्यूशन में से वो दोनों निकल जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ कौन रह जाता है, एजी, सिर्फ एजी रह जाता है, और उस एजी को ही हमें ढूंढना है। समझ में आई बात? बस यहाँ पे क्वेश्चन का सेंस ये है। हर एक क्वेश्चन का खुद का अलग सेंस होता है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज्यादा क्लियर होता रहेगा। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आफ्टर हीटिंग ऑफ 17 ग्राम ऑफ AgNO3, मतलब रिलेशन दिया है किसका, AgNO3 का, और Ag का इनडायरेक्टली जो दिया था वो हमने पहले तो ढूंढ लिया। पहले तो इसको बैलेंस है कि नहीं वो देख लो। Ag1 यस बैलेंस, नाइट्रोजन 1 बैलेंस, ऑक्सीजन अनबैलेंस कंडीशन में है, तो पहले इसको बैलेंस कंडीशन में लाना पड़ेगा। क्लियर ना? एक मिनट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट जो है, हाँ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस डाइऑक्सीजन गैस AgNO3। Ag एक है, बैलेंस कर देते हैं। नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे 4 हो जा रहे हैं, तो पहले इसको 2 कर देते हैं, क्योंकि Ag साथ में 2 करना पड़ेगा। क्लियर ना? कि 3 to the 6 होगा तभी जाके ये नाइट्रोजन के साथ बैलेंस होगा, 2 to the 4 और 2 10। क्लियर? अब यहाँ पे एक और बात आपको मैं सिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, बैलेंस तो हमने कर दिया है, शायद आप ये पर्टिकुलर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, ये इक्वेशन के अंदर शायद आपने बैलेंसिंग नहीं किया होता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जितना Ag था उतना ही Ag यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए 2 Ag है, तो यहाँ पे 2 Ag है। क्लियर? इन दोनों का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला ना, क्योंकि ये रेसिड्यू में है ही नहीं, ये तो हमारे कंपाउंड के अंदर है ही नहीं। कौन है? सिर्फ और सिर्फ Ag अकेला है। तो यहाँ पे आप बैलेंसिंग शायद करना भूल जाते हो, तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, जिन दोनों की जरूरत है वो लिख देते हैं। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सॉरी, मोल ऑफ AgNO3 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ दैट AgNO3 एंड मोल ऑफ Ag डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ Ag। सिंपल। तो ये 2 2 तो यहाँ पे कट हो गए, मतलब इनडायरेक्टली हो गया मोल ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू मोल ऑफ Ag। सही है? चलो, ओके, अब क्या ढूंढना है? रेसिड्यूज Ag का वेट ढूंढना है। Ag का उसका वेट ढूंढना है। तो आप लोग सीखे हो आराम से। AgNO3 का वेट दिया हुआ है, मतलब कि मोल्स ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू वेट ऑफ AgNO3 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ AgNO3। ठीक है ना? चलिए, वेट ऑफ AgNO3 दिया है 70, और AgNO3 का मॉलिक्यूलर मास मुझे पता है 170 होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कैसे आया। Ag का 108, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 3 into 16। क्लियर? 16 3 48, 48 प्लस 14 62 प्लस Ag का 108 हो जाएगा 170, यानी 1/10, 1/10 यानी 0.1। क्लियर? 1/10। चलिए, मोल्स ऑफ AgNO3 मिल गया, मोल्स ऑफ AgNO3 मिल गया, और साथ ही साथ में मोल्स ऑफ AgNO3 मिल गया, साथ ही साथ में मोल्स ऑफ जो AgNO3 था उसके साथ कौन इक्वल आ रहा था, Ag, वो भी मिल गया, क्योंकि वो भी कितना आ जाएगा 0.1। क्लियर ना? क्योंकि उसी का तो हमें वेट ढूंढना है। रेसिड्यू तो वही है Ag, ऐसी कोई रेसिड्यू है, चलो उसको ढूंढ लेते हैं। मोल्स ऑफ Ag इज इक्वल टू वेट ऑफ Ag अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ Ag, क्योंकि वो ढूंढना है ना। चलिए, मोल्स ऑफ Ag कितना है? मोल ऑफ Ag 1/10 यानी 0.1, वेट उसका ढूंढना है, मॉलिक्यूलर मास उसका दिया है कितना है 108, सामने मल्टीपल कर देते हैं, मतलब कि वेट ऑफ Ag 108/10, 108/10 मतलब कि 10.8 ग्राम। चलिए, सीधा आ गया, वेट ऑफ Ag हमें मिल गया। यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन कैसे आया वो देखना है। खास जो ये वर्ड है रेसिड्यू वाला, खास उसको ध्यान रखिए। यहाँ पे ये दोनों रेसिड्यू नहीं रहेंगे, क्योंकि गैसियस फॉर्म में है, निकल जाएंगे। अकेला Ag बचेगा, अकेला सिल्वर बचेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर मैं ले लेता हूं। यहाँ पे ये एक्चुअली में क्वेश्चन जो है ना बहुत काम का है, बहुत ही काम का। ये एक्सेप्शन है, एक केस ऐसा है जो एक्चुअल में पूछा जाता है बहुत सारी बार, वन वर्ड के अंदर आ सकता है, या 1 मार्क के एमसीक्यू में आ सकता है। स्टेट बोर्ड में सीधा पूछा जाता है कि 10 ग्राम
10 ग्राम Na2CO3 10 ग्राम Na2CO3 heated with any degree centigrade, clear, कोई भी डिग्री सेंटीग्रेड, heated, क्या 10 ग्राम of Na2CO3 is heated, then find out the weight of CO2 gas as a product, weight of CO2 gas as a product, वो ढूंढिए। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से क्या करने लगोगे, ऐसा करने लगोगे, Na2CO3 है, सामने CO2 गैस निकलेगा, जैसे ही हम उसको हीट करेंगे CO2 गैस निकलेगा, Na2 अलग हो जाएगा, आप यही करोगे, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको एक्सेप्शन केस कहते हैं। ये एक्सेप्शन केस क्यों है? Na2CO3 वो थर्मली स्टेबल होता है। ये क्या होता है? थर्मली स्टेबल, मतलब कि इसको कितना भी हीट करो भाई, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कितना भी हीट करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दो, इसको एक्सट्रीम हीट दे दो, कुछ भी कर दो, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। इसको किसी भी टेम्परेचर पे आप गर्म करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि थर्मली स्टेबल होता है, यानी यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनेगी ही नहीं, मतलब कि आंसर आ जाएगा सीधा जीरो। क्या आ जाएगा? सीधा जीरो। और ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैंने करवा दिया, याद आ गया, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। थर्मली स्टेबल कंपाउंड को हीट करने से कभी भी कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट के साइड में CO2 गैस का वेट मिल ही नहीं सकता, प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगी, इसको कितना भी हीट करो यही का यही रहेगा N2CO3, चाहे CO2 में वो जाएगा ही नहीं, तो हीट चाहे कितना भी कर दीजिए वो थर्मल स्टेबल है, इसलिए थर्मल स्टेबल कंपाउंड को हम कभी हीट कर सकते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आज, न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म किया, मोल कॉन्सेप्ट के रिलेटेड 4 डेफिनेशन प्लस उसकी जो स्टोइकियोमेट्री थी वो स्टोइकियोमेट्री हमने खत्म कर दी। स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे हमने बहुत सारे सम कर दिए, अलग अलग प्रकार के एक्सेप्शन केसेस भी कर दिए, और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन ऐसे है जो आता है एग्जाम में, उसकी एक पीडीएफ मैंने बनाई हुई है, बहुत जल्द मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसको डाल दूंगा, आप उसको भी खास चेक कर लीजिएगा, क्लियर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं उसका सॉल्यूशन भी डालने वाला हूँ, उस पीडीएफ के अंदर उसका सॉल्यूशन भी होगा, तो आप उस क्वेश्चन को पहले खुद करने की ट्राई कीजिएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सारे क्वेश्चन जो आपने किए हैं, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि सर मुझे दिक्कत आ रही है, डाउट आ रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे पूछ सकते हो, और आपके दिमाग में अगर कोई नए क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन आप सॉल्व आउट करके दीजिए, तो मैं भी वो क्वेश्चन को भी मैं डाउट सेशन के अंदर ले लूंगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर वक्त कहता हूँ, ये सारी चीजों को उन बच्चों तक पहुंचाइए इस सेशन के अंदर, स्पेशली जो ये सारी बातों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। और आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से ही हमारे हौसले बढ़ते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, टिल देन थैंक्स अ लॉट।